ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। मैं उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अपना जो एक मैंने श्रृंखला तैयार किया है राहु केतु के परिवर्तन की, उसके लिए बताते हैं। अब अगली राशि उसकी कौन-सी बनती है? वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के लिए ये परिवर्तन कैसा होगा? ये मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये परिवर्तन लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए ये इनकी जो है वो प्रभाव एक समान नहीं रहते। पूरे 1.5 वर्ष तक ये आपकी ही राशि में केतु आने वाले हैं, जबकि राहु जो है वो वृष राशि में आएँगे। तो इस समय-समय से इसमें क्या है कि परिवर्तन देखे जाते हैं, और हर एक परिवर्तन में ये देखना अति आवश्यक हो जाता है। विशेष तौर से जब लंबे समय तक कोई भी परिवर्तन होता है, तो 2-3 बातें प्रमुख होती हैं, वो हर एक लग्न और राशि पे देखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आपके स्वामी राशि से जो गोचर होने वाला है, उसकी संबंध कैसे हैं? मित्रता है, शत्रुता है या सम है? नंबर 2, किस घर में आपके जो परिवर्तन है, गोचर है, वो किस घर में हो रहा है? और नंबर 3, ये देखना चाहिए कि आपकी अंतर्दशा या महादशा या विषुवत्तरी दशा अगर उन ग्रहों की चल रही है मान लीजिए, तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, और अगर मान लीजिए शुभ ग्रह की चल रही है, तो फिर अगर अशुभ ता भी होगी अगर आपके गोचर में, तो भी वो शुभ फलों में परिणत हो जाएगी। ये 3 बातें हर एक राशि, हर एक लग्न के हिसाब से देखना चाहिए, और जहाँ तक मेरा अनुमान है, हर एक राशि वाले को लग्न और राशि दोनों मिला के देखना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये जो ना लग्न है, वो आपके व्यक्तित्व है पूरा, और जबकि ये जो कहना चाहिए मून राशि है, मतलब मून साइन है, वो मन की अवस्था है। तो शरीर और मन दोनों अलग तो हो नहीं सकते, दोनों जुड़े हुए होते हैं। अगर मान लीजिए आपका शरीर कष्ट में है, तो मन को भी कष्ट होगा, अगर मन में कोई संताप है, तो उसका प्रभाव शरीर पे भी पड़ेगा, इसलिए वो अलग उनका मानना बिल्कुल बेईमानी है। तो दोनों तरह से देखना चाहिए। तो अब बता देते हैं राहु केतु के बारे में थोड़ा-सा। सबसे पहले तो वृश्चिक राशि किसकी राशि है? मंगल की राशि है। वैसे तो ये जलीय राशि में आ जाती है, और जो वृष राशि है, जिसमें कि अभी राहु आने वाले हैं, वो पृथ्वी तत्व की राशि है, और केतु जो है वो आने वाले ही किसमें? मंगल की राशि वृश्चिक राशि में है, और वृश्चिक राशि वैसे तो जलीय तत्व है, लेकिन इनके स्वामी राशि मंगल है, इसलिए इनमें जो चंद्रमा की भी, और चंद्रमा के साथ-साथ मंगल की, मतलब दोनों तत्व मिले रहते हैं, ये मिले-जुले रहते हैं, और चंद्रमा इस राशि में नीच अवस्था में रहते हैं, जबकि वृष राशि में चंद्रमा उच्च अवस्था में रहते हैं। कर्क और वृष राशि में चंद्रमा के प्रभाव जलीय ज़्यादा देखे गए हैं। अब राहु केतु के बारे में बता देते हैं। राहु केतु अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं, राहु और केतु चल रहे हैं धनु राशि में, और ये अपनी 23 सितंबर से लेके 23 सितंबर 2020 से लेके ये 12 अप्रैल 2022 तक राहु रहेंगे वृष राशि में, और जबकि केतु रहेंगे वृश्चिक राशि में। समय-समय से क्या है, ये अपने प्रभाव में भिन्नता दिखाई देगी इनकी, क्योंकि ये नक्षत्रों से भी विचरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये निर्भर करता है कि आपके नेटल चार्ट में इनकी क्या स्थिति है। अगर मान लीजिए आपके नेटल चार्ट में ये परमानेंटली 3, 6 और 10 और 11 इस भाव में राहु बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि इसके विपरीत केतु बैठे होंगे। तो ऐसा देखा गया है, अगर राहु की मतलब अच्छी भूमिका है आपके नेटल चार्ट में, तो केतु भी स्वतः ही अच्छे ही फल देने के लिए बाध्य रहते हैं। तो ये जो घर मैंने बताए हैं, अगर परमानेंट आपके नेटल चार्ट में राहु की है स्थिति, प्लैनेटरी पोज़ीशन, तो समझ लीजिए फिर आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और घर में है, तो उस घर को प्रभावित करते हैं, और फिर वैसे तो ये छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह क्या होते हैं? इनका कोई फिज़िकल अपीयरेंस नहीं होता है। जिस राशि के संग बैठते हैं और जिस ग्रह के साथ ये अपना कंजंक्शन बनाते हैं, उसी तरह बिहेव करने लगते हैं। राहु, केतु, शनि और गुरु ये लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं। लेकिन और जो ग्रह हैं वो अपनी राशियाँ समय-समय से बदलते रहते हैं। जैसे सूर्य है 1 महीने में बदल लेते हैं, बुध की भी स्थिति बदलती रहती है, मंगल की भी बदलती रहती है। तो अगर
जब-जब गोचर और ग्रहों का भी होगा, तो फिर वो उस तरह से भी मतलब थोड़ा आपको प्रभाव देने शुरू कर देंगे और समय-समय से। लेकिन ये इन टोटली देखा जाए तो जिस घर में आ रहे हैं, उस घर के कैसे प्रभाव आपके जीवन में पड़ेंगे, वो देखना इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो राहु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो भी मतलब प्रभाव देते जो भी फल देते हैं, वो अचानक देते हैं मतलब सडनली आपके जीवन पे अच्छा या बुरा प्रभाव देंगे और जिसकी मतलब आप सोच नहीं सकते थे। अचानक आपके संग वो हो जाएगा और केतु के लिए ऐसा नहीं कहा जाता है। केतु इसके विपरीत है मतलब केतु अध्यात्म के माने जाते हैं प्लैनेट। वैसे तो 7 प्लैनेट है लेकिन ये 2 छाया ग्रह मिला के 9 प्लैनेट मान लेते हैं। तो केतु का स्वभाव मंगल जैसा होता है, जबकि राहु का स्वभाव कैसा रहता है, शनि जैसा रहता है। बस अंतर इतना होता है कि शनि जो है वो डिले कराते हैं हर एक चीज़ को, लेकिन ये है कि वो देते ज़रूर हैं, परंतु राहु व्यवधान डालते हैं और अगर फिर देते हैं तो बहुत अच्छी तरह से देते हैं, फिर आप समझ नहीं पाते। इतना आपको मतलब देते हैं ये राहु। और राहु के लिए वैसे ऐसा माना जाता है कि ये दिमाग पे ज़्यादा असर करते हैं क्योंकि ऊपर का हिस्सा होता है वो राहु का होता है और नीचे का जो हिस्सा होता है वो केतु का होता है। समुद्र मंथन के जब इनके धड़ और सिर अलग-अलग हो गए थे, उन्हीं दोनों के अलग-अलग नामों से इनको मान लिया गया है, तभी से ये चल रहा है। तो अब जो वृश्चिक राशि है वो मंगल की राशि है और ये आकार है वृष राशि में। तो वृष राशि किसकी इसकी स्वामी राशि कौन है? शुक्र है। शुक्र और मंगल की मित्रता नहीं है, तो थोड़ा-सा आपको और राशियों की अपेक्षा शुभता में कमी होगी। लेकिन अगर आपके नेटल चार्ट में शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र के लिए ऐसा जाना जाता है कि ये 3 घर में छोड़ के जैसे 6, 7, 10 इनमें क्या है थोड़ी-सी कम इनके शुभता रहती है। वैसे शुभता इनमें भी रहती है, लेकिन थोड़ी-सी कम शुभता रहती है। बाकी सब 9 घरों में ये सबसे अच्छे फल देते हैं। मतलब एक ऐसे प्लैनेट है ये कि ये मतलब 12 घर में सबसे अच्छा फल देते हैं। हाँ, अगर वो आपके नेटल चार्ट में नीच राशि में नहीं हुई तो और या मान लीजिए उन पे ग्रहण नहीं लगा तो तब भी थोड़ा-सा देखना चाहिए या कम्बस्ट नहीं हुए तो फिर शुक्र को थोड़ा-सा आपको शुक्र के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि शुक्र का की राशि में ही ये आ रहे हैं और जहाँ तक है केतु मंगल की राशि में मतलब स्कॉर्पियो में आ रहे हैं जो कि मंगल की राशि है। तो आपके किस घर में आ रहे हैं अब ये देखना होगा और इसके साथ-साथ ये 3 नक्षत्रों से भ्रमण करेंगे राहु और 3 नक्षत्रों से केतु भी भ्रमण करेंगे। प्रारंभ में ये जो मृगशिरा नक्षत्र है जो कि मंगल का ही नक्षत्र है, वो उसमें मतलब आपकी स्वामी राशि है, उसमें ये विचरण करेंगे, फिर उसके बाद ये अपनी नक्षत्र बदल के फिर आ जाएँगे रोहिणी नक्षत्र में और फिर लास्ट में ये आएँगे कृत्तिका नक्षत्र में राहु। जबकि केतु का है सबसे पहले ये गोचर करते समय आ जाएँगे माल ज्येष्ठा नक्षत्र में जो कि बुध का नक्षत्र है और दूसरा आ जाएँगे अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है और तीसरा सबसे कम जो रहेंगे समय वो विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। तो इस तरह से अलग-अलग नक्षत्रों में ये विचरण करने वाले हैं और चूँकि ये चाल इनकी उल्टी रहती मतलब वक्री चाल रहती है इसलिए ये मिथुन से वृषभ राशि में आ रहे हैं और धनु से वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। अब आ जाते हैं आपके घरों के हिसाब से कि घरों में किस-किस के घर में आप आपका ये प्रवेश करने वाले हैं, दोनों घर देखने होंगे। सबसे पहले राहु के बारे में बता देते हैं। राहु आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और प्रारंभ में ही ये मृगशिरा नक्षत्र में करेंगे, तो मृगशिरा नक्षत्र में मंगल आपके स्वामी राशि हैं, तो आप ऐसा मान के चलिए कि शुरू का समय जो होगा आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। 7वें घर से क्या-क्या देखते हैं हमारे आपके लाइफ पार्टनर को देखते हैं, बिज़नेस पार्टनर को देखते हैं, तो इन दोनों में आपको क्या होगा थोड़ा-सा मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप अनमैरिड हैं और आप मतलब इस योग हो गए हैं, आपकी एज हो गई है और इच्छुक भी हैं, तब आपको इस समय ये विवाह संपन्न करा देंगे। और ऐसे संकेत आ रहे हैं कि वृश्चिक राशि वाले का विवाह भी होगा और अगर उनकी इच्छा हुई तो वो कहना चाहिए अंतरजातीय विवाह भी कर सकते हैं और हो सकता है कि कोई विदेशी लड़की से या विदेशी लड़के से शादी हो। अगर आप इस ये ओर अपना मतलब ध्यान केंद्रित करें तो हो सकता है ये अवसर भी आपको प्राप्त होगा। तो आपको ऐसा मानना चाहिए कि जो शुरू के 12 मतलब जो महीने हैं 18 में से वो आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे क्योंकि जो अगला
इनका प्रवेश होगा वो किसमें होगा? रोहिणी नक्षत्र में, वो भी चंद्रमा का नक्षत्र है। हालाँकि आपकी स्वामी राशि जो है वो चंद्रमा है और मतलब आपके राशि में वो नीच अवस्था में रहते हैं। लेकिन चूँकि श्रवण नक्षत्र काफ़ी अच्छे नक्षत्रों में माना जाता है, तो आपको चंद्रमा की शुभता प्राप्त होगी। तो इस तरह से शुरू के जो 12 महीने हैं, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसके अलावा आपको जो शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है और लाइफ पार्टनर की थोड़ा-सा हेल्थ ज़रूर प्रभावित हो सकती है और अगर उनसे मिलके आप कोई काम करें और ख़ासतौर से शुक्र से संबंधित कोई बिज़नेस करें, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि 7th भाव एक्टिवेट हो जाएगा और बिज़नेस पार्टनर से भी थोड़ा-सा आपको बना के रखना पड़ेगा, मेंटेन जैसे मैंने कहा, वो करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हो सके, अगर आपकी मतलब क्षमता है, तो बिज़नेस मतलब स्वतंत्र बिज़नेस करें, बिज़नेस पार्टनर से थोड़ा-सा दूर रहें, नहीं तो क्या हो सकता है कि आपको घाटा हो इस समय। अगर मान लीजिए शुक्र की स्थिति अच्छी है क्योंकि शुक्र आपके क्या है, एक 12th भाव के भी स्वामी हैं और आपके इधर सप्तम में बैठे हैं, तो व्यापार अगर आप कर सकते हैं शुक्र से संबंध और वो भी अगर विदेशों से भी अगर आपका कंसर्न है क्योंकि 12वाँ स्थान विदेश का भी होता है और इसके अलावा आपके एक्सपेंडिचर का भी होता है, तो 12वाँ भाव भी ये एक्टिवेट हो जाएगा अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है। लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स अगर ना करें, नहीं तो हो सकता है अगर आपको परेशानी हो तो फिर ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा लॉस होगा मतलब। हालाँकि राहु अचानक फल देते हैं, इसलिए जो भी मतलब करें इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, लंबे और बड़े इन्वेस्टमेंट से बचाव रखें। अब इसके बाद आ जाते हैं इनकी 3 दृष्टियाँ, जैसे जैसे मैंने बताया कि और ग्रह की अपेक्षा इनको भी 3 दृष्टि का वरदान प्राप्त है। जैसे पहली दृष्टि आपके 11th भाव पे पड़ेगी जो पंचम होगी, दूसरी दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी जो कि 7th होगी और उनकी नवम दृष्टि जो होगी वो आपके 3rd भाव पे पड़ेगी। तो 3 दृष्टियों को अलग-अलग अगर आकलन किया जाए तो 11th भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी वो सबसे ज़्यादा प्रभाव देगी और शुभ प्रभाव देगी। जैसे व्यापार में जैसे मैंने बताया बड़े लाभ हो सकते हैं, कोई न कोई सोर्स ऑफ इनकम आपको निश्चित रूप से उसमें वृद्धि होगी और उससे आपको आर्थिक लाभ होगा। बस ये है थोड़ा-सा आपको कभी-कभी ये भ्रमित कर सकते हैं क्योंकि एक दृष्टि इनकी आपके लग्न पे पड़ेगी। तो भ्रम की स्थिति जहाँ हो, वहाँ अनिर्णय की स्थिति जहाँ हो, वहाँ अपने लाइफ पार्टनर से आपको सलाह लेनी चाहिए। ख़ासतौर से उनका योगदान इस समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे लोग जो कि फ़िल्म से या मीडिया से जुड़े हैं क्योंकि शुक्र की को इस मतलब इस क्षेत्र का वो माना जाता है प्लैनेट तो फ़िल्म, मीडिया या इस तरह से और जो शुक्र से संबंधित कार्य हैं, उनमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। और ऐशो-आराम के लिए ये प्रेरित करेंगे आपको क्योंकि एक इनकी राशि शुक्र की 12वें घर में है। अपने ऐशो-आराम पे आप व्यय करेंगे और वो अच्छा ही है क्योंकि आपका व्यय होना है और अगर आप अपने सुख-सुविधा पे ये पैसा खर्च करेंगे तो आपको उससे मानसिक खुशी मिलेगी, आपके घरवाले भी आपके आपके साथ रहेंगे। मार्केटिंग के और नेटवर्क के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये भी आपके लिए अच्छी स्थिति है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो एकदम कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, प्रथम घर पे जब इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो इधर आपकी इनकी एक दृष्टि जो है वो आपके उसपे पड़ेगी क्या नाम है 3rd भाव पे पड़ेगी, तो वो आपको क्या करेंगे कि शनि से संबंधित जो कार्य कर रहे थे क्योंकि आपके नेटल चार्ट में वहाँ पर शनि विद्यमान है। शनि और मंगल की बिल्कुल भी मित्रता तो नहीं है, दोनों एक-दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, तो वो आपका पराक्रम बढ़ा देंगे। लेकिन क्या है, शनि अपनी ही राशि में है, तो फिर आपको क्या स्थिति में थोड़ा सँभालना पड़ेगा, तो छोटी-छोटी यात्राएँ भी ये करा सकते हैं इस समय। भाई-बहनों से भी संबंध ये अगर आप चाहें तो अच्छे हो सकते हैं। मतलब तीसरे भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन शनि वहाँ है, तो अगर आपके नेटल चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी है, मान लीजिए शनि उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो फिर आपको शनि का भी लाभ होगा और मंगल का भी आपको लाभ होगा। मतलब बी प्रैक्टिकल होके अगर आप चलेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस तरह से राहु की 3 दृष्टियों से आपको काफ़ी लाभ होगा और पत्रकारों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। ख़ास तौर से जो पत्रकार हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। बस आपको थोड़ा-सा क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा क्योंकि आपके प्रथम भाव में कौन बैठे हैं? केतु और वो भी मंगल की राशि में बैठे हैं। तो आपकी जो मतलब
जो आपका व्यक्तित्व है उसमें तो निखार आ जाएगा, लेकिन क्रोध की मात्रा ये आपको बढ़ा देंगे। और वृश्चिक राशि वालों के लिए एक और बात इस समय देखी जाएगी कि जो आप काम करेंगे वो का काम आप करेंगी और श्रेय आपका लाइफ पार्टनर ले जाएगा या बिज़नेस पार्टनर ले जाएगा। तो आपका जो किए हुए कार्य हैं उसमें आपको उतना श्रेय नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ तो केतु लाभ पहुँचाएँ, क्योंकि आपकी ही राशि में है। और केतु के लिए ऐसा जाना जाता है कि केतु अध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ाएँगे, धार्मिक आयोजन होंगे, धार्मिक यात्राएँ भी ये करा देंगे और अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ा देंगे। तो केतु इतने खराब प्लैनेट नहीं होते हैं, ये हमेशा कुछ न कुछ देते ही हैं। अगर आपके मान लीजिए नेटल चार्ट में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, मंगल आपके स्वामी राशि है, तो आपको हर तरह से लाभ पहुँचाने वाले हैं, क्योंकि वैसे तो आपके मंगल एक आपके 6वें भाव में ही है। तो आप वहाँ से अगर थोड़ा-सा सावधान रहें, जैसे रोगों में वृद्धि हो सकती है, ख़ासतौर से ऐसे रोग जो ब्लड से संबंधित हैं, तो वो हाँ, आप अपना थोड़ा-सा चेकअप कराते रहें समय-समय से। बाकी केतु की 3 दृष्टियाँ, एक पंचम भाव पे पड़ेगी, एक सप्तम भाव पे पड़ेगी और एक आपके भाग्य स्थान पे पड़ेगी। ये तीनों दृष्टियाँ काफ़ी अच्छी हैं। जैसे पंचम भाव पे आपके संतान सुख में मतलब वृद्धि होगी, अगर संतान के लिए इच्छुक थे, तो इस समय आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति ये करा सकते हैं। दूसरा संतान से कोई न कोई आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा, चाहे वह उसका विवाह हो, चाहे वह उसकी एजुकेशन हो। और अगर कोई और कार्य मान लो इस समय व्यापार करना चाह रहे थे संतान से मिलके, तो आप व्यापार भी कर सकते हैं। तो आपको व्यापार में काफ़ी उन्नति होगी। अब सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि है, थोड़ा लाइफ पार्टनर से मिलता हो सकता है समय-समय से, लेकिन अलगाव नहीं होगा, ये तो बात निश्चित है। ये जो माना जाता है कि राहु केतु अलगाव कर देते हैं, आपकी नेटा चार्ट में अगर ये 2 ग्रह मंगल और शुक्र अच्छे हैं, तो अलगाव तो बिल्कुल भी नहीं होगा इस समय। अभी एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ने वाली है? भाग्य स्थान पे। वहाँ पर चंद्रमा का मतलब राशि बैठी हुई है, तो चंद्रमा देखना चाहिए। आपके नेटल चार्ट में चंद्रमा की क्या पोज़ीशन है? परमानेंटली, क्योंकि वैसे तो ये 2-2 दिन में, ढाई-ढाई दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं चंद्रमा। अगर परमानेंटली अच्छी पोज़ीशन में है चंद्रमा, तो भाग्य मतलब में वृद्धि होगी और भाग्य वर्धक प्रसंग इस समय चलेंगे और वो आपके भविष्य के निर्माता होंगे। इसलिए क्योंकि चंद्रमा जो है वो सौम्य ग्रह में आ जाते हैं और आपके भाग्य स्थान को क्या करेंगे, ये एक्टिवेट कर देंगे। तो इनकी जो नवम दृष्टि है, वैसे भी ज़्यादातर ग्रहों की नवम दृष्टि उतनी खराब नहीं होती। सप्तम दृष्टि से थोड़ा-सा ज़्यादा हानि होती है प्रत्येक ग्रह की, अगर वो अशुभ है तो। शुभ ग्रह में वो भी नहीं होती है। तो इस तरह से आपको राहु और केतु जो है वो शुभ फल देने के लिए आ रहे हैं। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ाने वाले हैं और अगर आप मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे फार्मेसी है या नर्सिंग है या इस तरह से कुछ और है मेडिकल क्षेत्र, मेडिकल से जुड़े हुए लोग, उनको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस समय। क्योंकि ये राहु जो है वो उसके भी लिए माने जाते हैं, मेडिकल क्षेत्र के लिए भी माने जाते हैं। और ग्रह जैसे मैंने बताया आपके सेकंड भाव में गुरु रहेंगे, वो भी ये नवंबर से अपनी राशि बदलेंगे। उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी। और थर्ड भाव में भी आपके शनि चल रहे हैं। शनि का थर्ड भाव कारक भाव माना जाता है, उसका वीडियो मैं अलग से बताऊँगी। अभी राहु केतु के लिए आपके लिए और समय थोड़ा-सा और बता देते हैं कि राहु जो वो अभी जैसे मैंने बताया 3 राशि में जाएँगे और केतु भी 3 नक्षत्रों में से विचरण करेंगे, दोनों 3-3 नक्षत्रों से। उनके स्वामी राशि भी देखना होंगे, जैसे शुरू का जो मैंने बताया मंगल में जाएँगे, फिर रोहिणी नक्षत्र जो चंद्रमा का है, फिर कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का। इन तीनों ग्रह की प्लैनेटरी पोज़ीशन भी परमानेंट देखनी चाहिए। अगर वो अच्छी है तो समझ लीजिए पूरे फल मिलने वाले हैं, हर तरह से लाभ होगा। और ठीक इसी तरह केतु अगर आपके के नेटल चार्ट में बुध की पोज़ीशन अच्छी है और शनि की पोज़ीशन भी काफ़ी अच्छी है और इसके साथ-साथ गुरु तो ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा ही फल लेके आते हैं। और वैसे भी ये गुरु की जो नक्षत्र है वो उसमें कम ही समय रहने वाले हैं। फिर भी अगर गुरु की पोज़ीशन बहुत अच्छी है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। मतलब जो वृश्चिक राशि वाले हैं, वो अगर थोड़ा-सा अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें और भ्रमित ना हों बस, और बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें। ये सब चीज़ें अगर आप कंट्रोल में करें, तो आपके लिए ये जो परिवर्तन है, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब कुछ समय मैं बता देती हूँ जो बहुत बेस्ट होने वाला है आपके लिए। जैसे मान लीजिए 23 सितंबर से ही अपनी राशि बदल के बदलेंगे जैसे ही, और फिर दिसंबर तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है।
लाइफ पार्टनर से, बिज़नेस पार्टनर से, चिल्ड्रन की तरफ से आपको कुछ न कुछ सुखद समाचार मिलने वाले हैं। फिर उधर 13 फरवरी से लेके 19 सितंबर तक के लिए 2021 तक के लिए समय काफ़ी अच्छा है। मतलब फरवरी का महीना जैसे ही शुरू हो जाएगा और फिर सितंबर तक का समय प्रत्येक क्षेत्र में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद फिर सितंबर के बाद फिर दिसंबर से लेके और लास्ट का जो मार्च का समय है, वो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मतलब कि 2021 मार्च तक का समय बहुत अच्छे रहने वाला है। और फिर उसके बाद आपका अक्टूबर से लेके नवंबर तक का समय हर स्थिति में गवर्नमेंट सेक्टर से खास तौर से आपको लाभ होने वाला है। अब आपको क्या चाहिए कि आपको केतु की स्थिति का फ़ायदा लेना चाहिए। राहु तो सप्तम भाव में है, लेकिन केतु की जो स्थिति है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुखद हो सकती है, क्योंकि आपकी ही राशि में है। तो आपको क्या करनी चाहिए, एक तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए और दूसरा हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अगर कोई भी परेशानी ऐसी आपके जीवन में आ रही है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसके लिए सबसे पहले आप अपने स्वामी राशि जो मंगल हैं, उनको उनकी मतलब शुभता बढ़ाइए और उनकी शुभता के लिए क्या है, आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। और इस दौरान क्या है कि अगर आपके नेटल चार्ट में जो प्लैनेट मैंने बताए हैं, वो अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उनकी भी शांति आप करा सकते हैं। राहु आपके लिए मतलब मेरे अंदाज़ से विवाह कराने के लिए आए हैं और केतु जो है वो आपको अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए आए हैं। बाकी और कोई चिंता की और घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक राशि वाले थोड़े से क्रोधी स्वभाव के और रिवेंजफुल होते हैं, तो उससे थोड़ा-सा आपको बचाव रखना होगा। और अगर आप मान लीजिए आप रक्त संबंधी कोई परेशानी चल रही थी, उसका भी आप चेकअप कराते रहिए। बाकी हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। हेल्थ को कोई भी हानि नहीं है, ना आपको ज़्यादा चोट-चपेट दुर्घटना की संभावना दिख रही है इस समय। और फिर भी चोट-चपेट दुर्घटना, एक्सीडेंटली राहु तो कभी भी करा सकते हैं, फिर भी ड्राइविंग के समय हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो आज वृश्चिक राशि वालों के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।